ठीक है ना। नमो वितरागाय। ओम नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। एषो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो सभी ऑनलाइन ऑफलाइन मित्रों का हार्दिक स्वागत हमारे साथ स्टूडियो में। वसंत काका पटेल, लाला भाई साहब, मैडम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आज का विषय हमारा पति पत्नी संबंध और सुखमय पारिवारिक जीवन। लगभग सभी से संबंधित ऐसा विषय है। जरूरी नहीं कि जिनकी शादी हुई हो वही जुड़े। ठीक है ना। क्योंकि परिवार सबका है। परिवार का सुख, परिवार में आनंद कैसे हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, सुखमय दाम्पत्य जीवन और सुखी परिवार का आधार है गुड रिलेशनशिप, अच्छा संबंध। ठीक है। तो किस किन किन के बीच होना चाहिए? परिवार के सभी सदस्यों का एक दूसरे के साथ बढ़िया संबंध होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मुझे ये चीज मिली है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सास बहू का संबंध हम सब जानते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, माँ और सास में कुछ अंतर नहीं। प्रसेनजीत कुमार सनातनी की कविता है, बड़ी सुंदर है। रोते हुए संसार में आई, तब माँ ने गोद में उठाया, और रोते हुए ससुराल गई, तब सास ने गले से लगाया। माँ ने जीवन दिया तो सास ने जीवन साथी दिया। सभी बहुओं से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने सासू माँ के साथ ये शेयर करें। उनकी अंतरात्मा जागेगी, वो प्रेम का झरना जो है वो फूटेगा, आनंद आ जाएगा। माँ ने चलना बैठना सिखाया तो सास ने समाज में उठना बैठना सिखाया। माँ ने घर के काम सिखाए तो सास ने घर चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह संभाला तो सास ने विशाल वृक्ष जैसा बनाया। माँ ने सुख में जीना सिखाया तो सास ने दुख में भी जीना सिखाया। माँ ईश्वर के समान है तो सास भी गुरु के समान है। ये समर्पित है सभी सास बहुओं को। क्योंकि जिंदगी भर साथ रहना है, एक छत के नीचे रहना है, एक दूसरे के स्वभाव को स्वीकार करना है। हमारे दृष्टि से ही, हमारे विचार से ही सारी दुनिया चले, ये तो संभव नहीं है ना। तो एक्सेप्टेंस जो है वो होना चाहिए। फिर दूसरा आता है देरानी जिठानी के बीच। अभी तो खैर न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन ज्यादा है, लेकिन जहां भरा पूरा परिवार है वहां इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर है देवर भाभी का रिश्ता। हमारा रामायण रिश्तों के बारे में एक अद्भुत ग्रंथ है। रिश्तों की, आदर्श रिश्तों की मिसाल, और इसीलिए रामायण का महत्व है। आपको रामायण में मिलेगी आदर्श रिश्तों की मिसाल। ठीक है ना। फिर है ससुराल और मायका दोनों में समतोल। हमारे बहनों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नई दुनिया में प्रवेश होने के बाद, शादी के बाद, उन्हें ससुराल भी संभालना है और माता पिता को भुला भी नहीं सकते। उनके साथ तो यादें जुड़ी है, तो उधर भी ध्यान रखना है। तो दोनों जगह समतोल रह के उनको दोनों रिश्तों का ध्यान रखना है। फिर आता है बहू ससुर का रिश्ता। माँ बेटी के रिश्ते की तरह ये रिश्ता भी बहुत अहम है। सास और ससुर दोनों में से यदि एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह पेश आता है बहू के साथ, तो फिर एक कठोर रहेगा तो भी काम चल जाता है। रोने के लिए कंधा चाहिए। समस्या तब हो जाती है जब कंधा ही नहीं, फिर घुटन बढ़ती है, मानसिक तनाव बढ़ता है और घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। भाई, मेरे जो गुरुजी थे
एमए इंग्लिश में पढ़ाने वाले, उन्होंने हमको एक सेंटेंस लिखवाया था, बोले आप सब लोग लिख लो कि जिस परिवार में स्त्री प्रसन्न नहीं है वो परिवार कभी भी सुखी नहीं हो सकता। द बेस ऑफ हैप्पी फैमिली इज हैप्पी विमेन, हैप्पी मदर, हैप्पी डॉटर। तो यदि स्त्रियां बहनें प्रसन्न है परिवार में तो आनंद ही आनंद हो जाता है। ठीक है। अब हर परिवार में कोई कमजोर कड़ी होती है, कोई बहुत ज्यादा समझदार होता है, कोई ब्रॉड माइंडेड होता है, ठीक है ना, कोई गुस्से वाला होता है, कोई ईर्ष्यालु भी हो जाता है बीच बीच में। तो कमजोर कड़ी कौन है और मजबूत कड़ी कौन है? तो मजबूत कड़ी का काम है सबको बांधे रखना। एक धागा होना चाहिए ये जो सबको लेकर चलता है। ठीक है ना। प्रेमचंद की एक बड़ी सुंदर कहानी है, बड़े घर की बेटी। हिंदी भाषा का जो अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स उनको ये कहानी प्रिस्क्राइब की है। हम लोग एक ग्रुप में रखना। हाँ जी, हाँ जी, हम जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी संख्या में लोग जुड़े हैं, 17 लोग हैं। मेरी आवाज मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक से पहुंच रही है। ठीक है ना। यदि कोई हाँ सर। हाँ थैंक सर। हाँ, थैंक यू। और आपका कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप करना और अनम्यूट होकर पूछ भी लेना। या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ये जो सत्र है इंटरेक्टिव होगा तो आनंद आएगा, क्योंकि सबके पास अलग अलग रंग के अनुभव है। सबके अनुभव साझा होंगे तो मजा आएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बड़े घर की बेटी के संक्षेप में मैं आपको बता दूं। एक अमीर घर से बेटी आती है ब्याह के मध्यम वर्गीय परिवार में। अब वहां पर देवर मांगता है घी कि भाभी मुझे दाल में थोड़ा घी चाहिए। अब ये तो बड़े घर की बेटी है, और निकालती है चम्मच भर के घी, बढ़िया दाल में डाल देती है। तो देवर को गुस्सा आ जाता है कि आपने काट कसर नहीं सीखी, इतना ज्यादा घी दे दिया आपने, आप तो लुटा रहे हैं खजाना। तो वो कहती है भाई हमारे यहाँ तो मामूली बात है, इतना तो नौकर खा जाते हैं हमारे यहाँ, इससे ज्यादा खा जाते हैं। तो देवर का अहंकार खंडित हो जाता है, वो नाराज हो जाता है, खाने की थाली फेंक देता है, भाभी का अपमान कर देता है। और इसकी वजह से फिर दोनों भाइयों का रिश्ता बिगड़ जाता है। आपस में दोनों की बातचीत बंद हो जाती है और अलग थलग होने की बात चलती है। तो ये बड़े घर की बेटी है, हाँ? तो देखिए प्रेमचंद जी ने जो बड़े शब्द का इस्तेमाल कितने बढ़िया तरीके से किया है। बड़ा घर मतलब अमीर घर भी, और बड़े का मतलब ब्रॉड विजन भी। तो जब ये बहू देखती है कि मेरे वजह से घर में तनाव हो गया, तो अपना अहंकार बाजू में रखे वो देवर से माफी मांगती है। तो भैया मुझसे गलती हुई, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। आप लोग अलग होने की बात मत कीजिए, चलता है, मैं तो नई आई हूं अभी, मेरी दुनिया की शुरुआत अभी हुई है। आपके अनुसार ढलने में मुझे समय लगेगा, तो मुझे आप समय दो। तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और घर परिवार संभल जाता है। तो कहते हैं कि भाई वाकई में ये बेटी बड़े घर की है, तो बड़े घर की बेटी बनना है हमको इस दृष्टि से। ठीक है। अब देखिए, परिवार है, कहते हैं बर्तन ज्यादा है तो आपस में टकराते हैं, है ना। आपस में टकराएंगे, बोले बर्तन ज्यादा है ना तो आपस में टकराते हैं। हाँ तो ठीक है, उसको माइंड नहीं करना है। सबसे पहले तो सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग है, एक दूसरे को लेकर चलना है, मदद करना है। तो पति पत्नी का काम क्या है पहले तो, कि एक दूसरे के डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी न करे। ये दादाजी की वाणी है, हाँ देखिए आप, कई उलझनों से बचा दें ऐसी बात है ये जो छोटी मोटी उलझनें होती है ना, ये डिपार्टमेंट में दखल देने से होती है। अब जैसे बहन चाय बना रही हैं तो ये साहब आ जाते हैं रिसर्च फेलो बन के कि भाई उसमें ये डाल देना, वो डाल देना, ये कम डालना, वो ज्यादा डालना। तो उनका डिपार्टमेंट है तो बनाने दो, है ना। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ ऐसी कहावत है अंग्रेजी में। ज्यादा लोगों का दिमाग उपयोग करेंगे तो जो व्यंजन बन रहा है किचन में उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। कोई बोलेगा नमक इतना ही डालो, फिर थोड़ा पानी डालो, थोड़ा तेल कम डालो। गृहिणी को पता है, शी इज हाउस वाइफ, तो उनके डिपार्टमेंट में दखल ना दे। ये चीज वहां रखो। हम पुरुषों में आदत होती है ये, अरे यहाँ पे रखा, इसको वहां रखो। हाउस वाइव्स, होम मेकर्स हैव द बेस्ट सेंस ऑफ स्पेस मैनेजमेंट।
और उनके पास एस्थेटिक सेंस भी होता है। किचन के बर्तन आप देखना हो कैसे जमाते हैं, और हमारा काम नहीं है। तो हमको दखल नहीं देना चाहिए, ये ऐसा रखो वैसा रखो वहां रखो, ठीक है। वो अपना डिपार्टमेंट संभाले, हम अपना ऑफिस का काम देखें। और उसकी दूसरी बात, अब दूसरा एंगल, ये बहनों को भी फिर पति के ऑफिस में दखल नहीं देना चाहिए कि आप ये करो, या ये वो कह सकती हैं कि ये कपड़े पहन के जाओ, ये कलर आप पर सूट करेगा, वो ठीक, वहां तक ठीक है। भाई आपके बॉस के साथ क्या इशू हुआ, उसके बारे में सोल्यूशन मत दीजिए उनको अभी, क्योंकि बॉस को हैंडल करना एम्प्लॉयज को पता होता है। अच्छा, दूसरी बात आती है इसमें कि प्रेम और आसक्ति का भेद जाने, ये थोड़ी सी हाई लेवल की बात है। हम रिश्तों में बंधे हैं, तो अंडरलाइन जो करंट है, फ्लो है, वो प्रेम का होना चाहिए। आसक्ति जहां होती है वहां झगड़े बहुत होते हैं, बहुत टंटे होते हैं, टकराव हो जाता है आसक्ति के कारण। क्योंकि भावना क्या होती है, पजेसिवनेस की, ये मेरी है या ये मेरा है ना। कुछ कुछ बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाती है, कई बहनें भी और भाई दोनों भी। मेरा बेटा, और मेरे बेटे को तुमने गलती से भी कुछ हो गया, मेरे बेटे को तकलीफ, मेरे बेटे को ऐसा कहा, ठीक है ना। तो वो आसक्ति से थोड़ा सा सावधान रहना है, और एक दूसरे को कंट्रोल करने का, सुधारने का प्रयास न करें तो सब गाड़ी बराबर चलेगी। सही बात बताना वो अलग है, लेकिन मुझे जो ठीक है, मुझे कॉफी पसंद है तो आप भी कॉफी पियो, ये ठीक नहीं है ना। फिर सफलता के लिए, संसार की शांति के लिए दोनों की भूमिका आवश्यक है। मैंने देखा है, मेरे कई मित्र घमंड करते हैं, मैं घर चलाता हूँ, मैं कमा कर लाता हूँ। अरे घर में सब तो आपको सुविधा मिलती है, साफ सफाई मिलती है, बिस्तर डला हुआ मिलता है, रेडीमेड भोजन की थाली मिल जाती है, इसलिए आपकी ऑफिस की गाड़ी चलती है। खुद करके देखोगे पूरा काम, परेशान हो जाओगे, जॉब छोड़ दोगे। ठीक है ना। तो मैं घर चलाता हूं, मैं कमाता हूं, ये अहंकार ही गलत है। संसार की गाड़ी दोनों चक्रों पर, दोनों व्हील पर चल रही है। और उसी प्रकार बहनों का ये भी अहंकार गलत है, क्या मैं खाना खिलाती हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दोनों की जरूरत है, ठीक है ना। तो तुम्हारा या मेरा, ऐसे शब्दों का प्रयोग संसार में होता है, तो फिर थोड़ा सा गाड़ी हिलने लग जाती है। तो हमारा, हमारा घर, हमारी चीजें, हमारे बच्चे, ठीक है ना। तुम्हारा या मेरा नहीं, हमारा। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, देखो, नो बडी इज परफेक्ट, बट एवरीबडी वॉन्ट्स परफेक्शन। है ना। परफेक्ट है नहीं कोई, लेकिन एक्सपेक्टेशन उसका ऐसा है कि मेरे करीब जो भी लोग हैं उनमें परफेक्शन होना चाहिए। तो ये तो संभव नहीं है। विलियम शेक्सपियर का एक बहुत बढ़िया कोटेशन है रोमियो एंड जूलियट से। रोमियो कहता है जूलियट से कि विथ आई लव दी विथ ऑल दाई फॉल्ट्स, यानी मुझे आपकी कमियां भी स्वीकार है, मैं आपकी कमियों से भी प्रेम करता हूं। तो ये बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। फिर आगे आप देखिए, दादा की वाणी कहती है कि भाई विवाह जो है ये सप्लीमेंट्री नेचुरल अरेंजमेंट है, परस्पर पूरक ऐसी कुदरत की व्यवस्था है। हमारे संस्कृति में तो मानते हैं कि मैरिजेस आर बिल्ट इन हेवन एंड दे आर ओनली एग्जीक्यूटेड ऑन दी अर्थ, ठीक है ना। तो दोनों में एक खासियत होती है कि आप देखिए, परस्पर भिन्न भावनाओं वाले दो व्यक्ति, दंपति बनकर अपनी संसार यात्रा प्रारंभ करते हैं। भय, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, आसक्ति, गुस्सा, प्रेम, धार्मिक होना, अलग अलग द्वंद्व है ये, ठीक है ना। और ये द्वंद्व के कारण ही संसार चलता है। यदि पति बहुत ही दानी प्रवृत्ति का है, तो फिर सेविंग की जिम्मेदारी पत्नी की आ जाती है, फिर वो पैसा बचाती है ताकि आगे चल के भविष्य में कोई विपत्ति आ जाए तो उसको वो हैंडल कर सके, टैकल कर सके। दोनों एक जैसे रहेंगे तो फिर गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। इसलिए ये कुदरती व्यवस्था है।
पत्नी गुस्से वाली है तो फिर पति शांत रहेगा, और बच्चों को भी एक ऑप्शन मिल जाता है, दोनों एक जैसे रहेंगे तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो नेचुरल फ्लो में संबंध जोड़ते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। एक दूसरे की कमियां नहीं निकालना है, गाड़ी ऐसी चलेगी बराबर। देखिए, पति यदि अ, निर्भय होगा तो फिर पत्नी डरपोक रहेगी। वैसे भी हमारी बहनें कॉकरोच चूहे वगैरह से बहुत डरती है, पुरुष वर्ग नहीं डरता। तो ये परस्पर कुदरती व्यवस्था है, इससे गाड़ी, संसार की गाड़ी आगे बढ़ने में बड़ी सहायता मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए कि विरोधाभासी स्वभाव है, ठीक है ना। और कई बार मजेदार प्रसंग आते हैं, जिस घर में कोई ना कोई वजह मिल जाती है हंसने की, वो संसार बड़ा सुख से चलता है। कमियां दिखाई भी दे तो ये मुस्कुराने का अवसर है। हैं? ये मराठी का एक छोटा सा प्रसंग है यहाँ पर, जहाँ पे पति महोदय कहते हैं कि बोले, नहीं, पत्नी कहती हैं कि बोले आप बाहर, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। तो पति कहता है ठीक है, आप तैयारी करो जल्दी से। वो तैयार होके आती हैं, ठीक है। तो बोलता है चलो हो गया सब, हाँ चलो फिर आओ, मैंने बाहर चटाई डाल दी है, आज बाहर बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है। तो ऐसा होता है कि दोनों में से एक का बर्ताव ज्यादा सत्ताशील होगा तो सामने वाला उस तरह नहीं होगा। किसी में अहंकार ज्यादा होगा, किसी में अहंकार कम होगा। तो ये गाड़ी साथ में चलती है, और कालांतर के बाद ये दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते हैं और उसके अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो है रिश्ता, ये काउंटर बैलेंस है। योर स्पाउस इज योर काउंटर बैलेंस, दादा भगवान सेज। जैसे ही विपत्तियां आएंगी, आगे चल के कुछ हुआ तो डरो नहीं, मैं संभाल लूंगा या मैं संभाल लूंगी। कहीं ना कहीं हमको ऐसे शक्ति की, उम्मीद की जरूरत होती है, और ये उम्मीद घर से आती है, घर से सपोर्ट मिलता है, तो फिर काम आसान हो जाता है। सपोर्ट न रहे तो फिर डील करने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए घर के लोग सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा है एक दूसरे को। अब यहाँ पर हमने रिसर्च करके हमारा पूरे अनुभव का निचोड़ रखा है, पर्सनली लेने की किसी को जरूरत नहीं है, बस समझना है, क्योंकि ये कहानी घर घर की है। ठीक है, मेरे घर की भी, सबके घर को अप्लाई होती है ये। तो ये कुछ सुझाव हैं, नम्रता से, पत्नियों के चरणों में, बहनों के चरणों में, ठीक है, कि इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो घर की सुख शांति बनाए रखने में आपको बहुत लाभ होगा। बाद में हम ये पीपीटी शेयर करते हैं, एक प्रिंट आउट निकाल लेना, दीवार पर लगाए रखना, आनंद आएगा, सबको हंसी भी आएगी, प्रसन्न रहेगा वातावरण। अब बहनों से निवेदन है कि आग्रह मर्यादा में करें। हमारे यहाँ पे 3 हठ वर्ल्ड फेमस है, राजहठ, स्त्री हठ और बाल हठ। ये 3 हठ के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं देते। राजा महाभारत हो जाता है। महाभारत हो जाता है, लाला सर कह रहे हैं, ठीक है ना, सही बात है। तो मर्यादा में आग्रह हो, एकदम पीछा पकड़ के नहीं रखना है। और आग्रह के पीछे का कारण स्पष्ट करते हो तो आपके आग्रह को वेटेज मिल जाता है। सोने का हरण चाहिए नहीं चाहिए। चाहिए ही चाहिए, देखिए लाला साहब ने बड़े बढ़िया बात की, देखो ना, सोने का हिरन चाहिए, कुछ भी करो लेकर आओ। तो कारण स्पष्ट करेंगे कि भाई, अब जैसे हमारी बहनें कहती कि अभी नहा लो, अभी नहा लो। फिर क्यों नहा लो? क्योंकि एक पर्टिकुलर डे के दिन पानी नहीं मिलता है, या बिजली कटौती होती है, बिजली जाने वाली होती है। तो कह सकते हैं भाई इसलिए नहाओ क्योंकि बाद में आपको पानी नहीं मिलेगा, या बिजली जाने वाली है, या मेरा काम आसान हो जाएगा, फिर मैं भोजन बनाने के लिए जाऊंगी और आपके कपड़े वैसे रहेंगे धोने के।
दूसरी बात, गलती से भी अपने पति की पिछली गलतियां न गिनाएं न दोहराएं। 2020 मैच रखें, पुराने इनिंग्स की चर्चा न करें कि पुराने मैच में किसने कितना स्कोर बनाया था, शतक किसने लगाया था, कैच किसने पकड़ा था। अभी के जिस बात पर नोक झोंक चल रही है उसी का निकाल करना है। आमतौर पर क्या होता है, जब नोक झोंक की शुरुआत होती है तो आज से 15 साल पहले मुझे याद है, और बहनों की खासियत होती है, उनकी स्मरण शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि 20-20 साल पहले की गलतियां भी स्टोर होती है और वो रिकॉल आ भी जाती है कि 15 साल पहले आपने ऐसा किया था, 20 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था। तो अभी की जो बात है उसमें फिर वो लिस्ट को बढ़ाए ना कि देखो आप शुरू से कितना अन्याय कर रहे हो। व्यक्ति तो बदलता जाता है ना भाई, पुरुष हो या स्त्री हो, समय के साथ साथ दोनों का एडवांसमेंट हो रहा है। 10 साल पहले जैसे मैं था, आज वो मैं नहीं हूं, अभी दूसरा चंद्रकांत है। बहुत सीखा उसने, उससे वो भी गलत था, गलतियों से सीखा। इसी प्रकार फिर वो स्टैंप नहीं लगाना है कि तुम तो हो ही ऐसे शुरू से ही। या तो फिर पति पत्नी से ना कहें कि तुम तो बिल्कुल अभी जैसी आई हो बिल्कुल वैसी हो, कोई बदला ऐसा नहीं रहता है। समय के साथ साथ, और तो पुरानी गलतियां अतीत में ना झांके, मेरा कहने का मतलब है। और जो हो गया सो हो गया। होता है ना ऐसे। अब मेरे मित्र हैं, अब हमारे गांव के लोग हैं, देहाती है, लोभ से पीड़ित है ठीक है ना। अब इसकी बारात गई बेचारे की, मेरे मित्र की। और हमारी जमाने की पीढ़ी ऐसी है कि जो माम पापा कहेंगे वो फाइनल, अपना दिमाग हम लगाते नहीं। अभी न्यू जनरेशन को अच्छा फ्रीडम है। तो इनकी जब बारात गई तो इसके पापा ने उसके बेटे को पिन मार दी, बोले बेटा खाना सभी बाराती तभी खाएंगे जब दहेज में घड़ी मिलेगी। दहेज में, डाउरी में। हाँ ऐसा होता था पुराने समय में। हाँ। घड़ी लाओ, मांगते भी घड़ी थे घड़ी या साइकिल या ऐसी छोटी मोटी चीज। तो फिर बाराती खाना खाएंगे, नहीं तो खाने को हाथ नहीं लगाएगा कोई। तो बैठे हो, पत्तल बिल्कुल भिज गए हैं। अब बुरा तो लग रहा था सबको, और बेचारी दुल्हन भी देख रही थी। अच्छा है, देखिए आपके व्यवहार का कितना असर पड़ता है। तो उन्होंने बेचारों ने घड़ी मैनेज की, लाई उसको घड़ी पिना दिए दूल्हे को। बाद में सबने खाना खाया। अब पत्नी ये बात उसको हर साल बताती थी, तुमने तो घड़ी मांगी थी दहेज में जब भी झगड़ा होता बोलते तुमने घड़ी मांगी थी ना, तुम्हारा पूरा परिवार ही ऐसा है तो कहने का तात्पर्य ये है कि नोक झोंक वर्तमान की हो तो भाई अतीत में ना झांके, वो सब लिस्ट जो दिमाग में है उसको ना निकाले, उससे झगड़ा बढ़ते जाएगा। फिर एक, वो कहेंगे दो, तीन, चार। और हम सब जानते हैं कि संख्याएं अनगिनत है, अनंत है। तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक देना है। तो 7 के बाद ब्रेक देंगे, 8 नहीं बोलोगे तो 9 नहीं आएगा, 7 आने तक झगड़ा खत्म। अच्छा, आगे और हैं कि पति के देर से आने पर हमारी बहनें गुस्से में सवाल जवाब ना करिए, समय घर आने का है। कोई चिंता है आपको कि संन्यास ले लिया है आपने, हम भूखे खाली पेट बैठे हैं, कुछ तो थोड़ा हम रहम रहम किया करो। जैसे ही थक कर, भाई पतियों ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं, अगली स्लाइड आपके लिए भी है। हाँ, इसके बाद पतियों के लिए भी हमारे पास बहुत बढ़िया सुझाव है, रिसर्च बेस। ये पत्नी हम दोनों ध्यान से समझे। तो यदि पति को विलंब हुआ है किसी कारण, तो पहले उसको चाय पानी पिलाएं कि भाई बैठिए सोफा सेट पे। वो खुद बताएगा भी, उसके मन में है ही कि मैं देर मुझे क्यों हुई घर लौटने में। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है बहनों को हमारे के, पति के जो रिश्तेदार है उनसे कोई ईर्ष्या नहीं रखना है। आमतौर पर क्या होता है कि भाई मैं और मेरा संसार, और मेरा संसार मतलब मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे। अब इसमें आगे चल के बहुत कठिनाइयां होती हैं। हमारे यहाँ सूरत में अभी क्या करते हैं, जब इनको पता चलता है कि हमने जो विवाह के समय सपने देखे थे, संसार उतना सुखमय नहीं है, यहाँ तो बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, तब उनको मम्मी पापा काका मामी सबकी याद आती है। गांव जाके बोलते भाई हमारे साथ रहो, अभी आप हमारे बच्चों को संभालो, उनको स्कूल में ले जाओ, शाम के समय उनको गार्डन में घुमा। ये सब चीजें हैं, इनसे सहारा मिलता है। ठीक है ना।
अब चाहे जैसा भी क्लेश हो, ये तो आप नियम बना लीजिए कि घर में खाना बनेगा ही। झगड़ा हो, टंटा हो, कुछ भी हो, किसी को भूखा नहीं रहना है। भूखा रहना मतलब वो अग्नि में घी डालने समान है, क्योंकि भूखे पेट और ज्यादा गुस्सा आएगा, फिर नहीं, फिर हिंसा तक बात पहुंच जाएगी। तो चाहे जितना झगड़ा हो, खाना बनेगा और सब खाना खाएंगे। खाने पर हम गुस्सा नहीं निकालेंगे, खाने का अपमान नहीं करेंगे। और आपको भी भूखा नहीं रहना है। बहनें भी दो रोटियां ज्यादा खा ले, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग हो गया है ना। और फिर मेन चीज है दाम्पत्य जीवन में कि किसी प्रकार का शक या संदेह न रखें। अटूट विश्वास एक ऐसी करामाती चीज है कि कई गलत रास्ते पर जाने वाले पतियों के स्वभाव में इससे परिवर्तन आया है कि मैं कितना नालायक हूं, मेरी पत्नी की मुझ पर इतनी श्रद्धा है। मैं शायद उसकी, ये अंदर से आवाज आती है, आप देखना, कि मैं इस श्रद्धा के काबिल नहीं हूं। मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा ही सुधारा। हाँ, इतनी ज्यादा श्रद्धा, इतना ज्यादा विश्वास कि नहीं, आप गलत हो ही नहीं सकते। कोई मुझे आके कहेगा कि आपने ऐसे ऐसे किया, मैं मानूंगी कि नहीं, बताइए। तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं, हम इस श्रद्धा के अनुष्ठान के काबिल बने, इस अधिष्ठान के लायक बने। तो फिर वो रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब मेन चीज है कि छोटी छोटी बात पर, अब ये न्यूली मैरिड बहुओं के लिए आपको समय लगेगा थोड़ा वहां के हवा पानी के अनुसार ढलने के लिए। तो छोटी छोटी बात पर अपने मायके में फोन ना करें। अब मोबाइल की सुविधा है। अभी मेरे भाई की बेटी की शादी हुई, विदागिरी हुई, रात में रोते रोते सब उसको विदा किया बेचारी को, घर पे गई, 3 घंटे बाद उसका फोन आया, मम्मी मुझे सुबह से चाय नहीं मिली। यहाँ तो कोई चाय ही नहीं पीता है, चाय की आदत ही नहीं है इनको। हाँ। दोनों तरफ से प्रयास करें, ठीक है ना। पर छोटी छोटी बात पर अपने मायके से बुराई ना करें, उसका इम्पैक्ट बड़ा रॉन्ग आता है। आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी हो, अभी संसार तुम्हारा है, आपस में उनके साथ ही रहना है, एक छत के नीचे रहना है। और पिताजी का तरफ से आया हुआ प्रेशर, मतलब फिर उसमें इमेज और डाउन हो जाती है कि ये चुगलखोर है, झगड़ा लगाती है, ठीक है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमारे सभी बहनों को। अब भाई साहब के लिए बड़ी नम्रता से, ठीक है। अब भाई साहब जो है वो, उनमें भी दोनों तरफ से होता है ना, टू वे। तो इनको क्या ध्यान रखना है, गलती से भी मैके का ताना न दें या बुराई न करें। 90% झगड़े आक्रामक हो जाते हैं इसके वजह से। क्यों, अब वो पिताजी को छोड़कर आई बेचारी, उसके भाइयों को छोड़कर आई, संसार छोड़कर आई, बराबर है ना। भाई तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी, ये तो बोलना ही नहीं है, झगड़ा कैसा भी हो। भूल कर भी हिंसा न करें। पुरुष वर्ग का क्या है कि जब लॉजिक खत्म हो जाता है तो फिर हाथ उड़ जाता है। जब कारण समाप्त हो गए या फिर स्पष्ट करने की शक्ति नहीं रही, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हिंसा ना करें। क्योंकि तमाचा पड़ता है गाल पर, लेकिन अंकित हो जाता है परमानेंट मन पर, और बहुत बुरा इंपैक्ट आता है। ऐसा यदि हुआ भी है अतीत में, तो उसको भुलाने में ही भलाई है। क्योंकि उस समय का व्यक्ति अभी वो व्यक्ति नहीं रहा, ये मान के, ठीक है। तो पतियों से गुजारिश है, कुछ भी हो, गलती से भी हिंसा नहीं करना है। और हिंसा का यहाँ तात्पर्य में थप्पड़ मारना या कोई चीज फेंक के मारना या घर में कोई नुकसान कर देना या अपना ही हाथ किसी चीज पर दे मारना, ठीक है ना, कांच की चीज तोड़ देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, काम बढ़ जाता है। और इनको पता होना चाहिए कि पत्नी की याददाश्त बहुत तेज है, 15-20 साल तक उन्हें हर बात याद रहती है। घर में किसी चीज टूट जाए, फूट जाए, तो उससे ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। ये बड़ी विलक्षण बात है कि हम लोगों को वस्तुओं से प्रेम है, जबकि प्रेम व्यक्तियों से होना चाहिए, ठीक है ना। और एक तरीके की साइकोलॉजिकल बीमारी है ये। हमारे सेठ साहब थे हमारे गांव में, उनको समाचार मिला कि भाई आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपका बेटा गाड़ी चला रहा था। अरे बोले, गाड़ी को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ?
बेटे का जगह उन्होंने गाड़ी पूछा था, वो समझ में आ गया वस्तु से वो प्रेम है। घर में चीजें फूटती हैं तो ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये पूछें कि भाई आपको चोट तो नहीं है, गिलास टूटा कब टूटा, और ये चीजें टूटेंगी ही। इसके लिए ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई निमित्त मिलेगा, ठीक है ना, वो चीजें टूटती रहेंगी, उस पर ओवर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है सबसे जरूरी कि पत्नी को सुधारने का प्रयास न करें। वो व्यक्ति हैं, उनके पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। दीवार नहीं है कि आपने लाल रंग चढ़ा दिया तो अब लाल रंग, ऐसा नहीं है। उनके अपने विचार है, उनकी अपनी धारणाएं हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, आजादी है, ठीक है ना। वैसे हम देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है वो पुरुष प्रधान है, समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, और स्त्रियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी पुरुषों की है, ठीक है। तो ऐसे सुधारने का कि जो मैं जो कहूं वो तुम करो। जहां तक सामने वाले को नुकसान हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, उस समय हम कह सकते हैं कि आपको तकलीफ होगी, आपको कष्ट होगा, वो बात अलग है। लेकिन एकदम पीछे पड़ करके इनको रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू नहीं करना है। व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष की वाणी है, अपने आप को रिफॉर्म कर सकता है, अपने आप को सुधार सकता है, कि दुनिया में कोई किसी को सुधार नहीं सकता, प्रकृति बदलने वाली नहीं है। वात, पित्त, कफ, तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं, मिक्स लेवल में होती है। तो जैसे वात प्रकृति का व्यक्ति है, उसकी प्रकृति मरते दम तक वात प्रकृति ही रहेगी, कफ वाले की कफ जैसी रहेगी, पित्त वाले की प्रकृति पित्त जैसी रहेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। लेकर आया है ना वो सब रेडीमेड, पिछले भावों में से लेकर आया है। अब सबसे जरूरी बात है कि किसी के सामने अपने अर्धांगिनी से अपमानजनक बात ना करे, ये मैसेज ना दें कि ये हमारे यहाँ गुलाम है, ठीक है ना, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ क्यों खड़े वहां, ऑर्डर नहीं देना है। उससे आपकी इमेज खराब होती है। ये गुलामी पसंद व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, लेकिन ही टेक्स प्लेजर इन स्लेवरी, हिज ट्रीटमेंट टू हिज फैमिली मेंबर्स इज लाइक स्लेव। तो मेहमान समझदार होगा तो समझ जाएगा, ये तो नालायक है। तो उनके साथ सम्मान से बात करें, अच्छे से बात करें, ध्यान रखें कि अपमान ना हो। और हर समय जब भी अवसर मिले, अपने अर्धांगिनी को आप बताएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बगैर आप अधूरे। प्रेम बढ़ेगा, फिर मुश्किलें आसान होती जाएंगी, उलझनें सुलझती जाएंगी, और दिव्यता की तरफ फिर ये सफर अग्रसर होगा, ठीक है ना। लेकिन पतियों की बात मैं करूं, अभी तो सबकी बात जनरल जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पति क्या कह रहा है, एक बड़ा प्यारा सा चुटकुला है यहाँ पे। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पत्नी घबरा गई बेचारी, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए कॉल लगाओ। तो पत्नी कहती है हाँ लगाती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। तो पति कहता है रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। समझदार है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। हे ईश्वर। अब देखिए अति आसक्ति का परिणाम है पति पत्नियों के झगड़े। आसक्ति होगी, पजेसिवनेस होगा, तो वहां पे क्लेश होगा। और इसको भी पॉजिटिवली लेना है कि अतिरेकी मोह को कम करने का प्रयत्न करें जब ऐसा कुछ हो। कई उदाहरण हैं ऐसे कि लोगों को फिर पता चल गया ज्यादा क्लेश होने के कारण कि नहीं व्यक्ति, ये इसमें सुख नहीं है भाई। और जो संसार का सुख है वो परमानेंट सुख नहीं है, इसके अलावा कुछ ऐसा सुख है जिसको हम परमानंद की श्रेणी में रख सकते हैं। या तो सब मेरे है, या तो मेरा कोई नहीं, ये विचार उसको फिर आता है निगेटिव सिचुएशन में। अब देखिए अभी के जमाने में डिवोर्स को सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। वो सॉल्यूशन है वास्तव में, जिंदगी बद से बदतर हो जाती है।
विवाह का विच्छेद, ये दादाजी की शब्द है, ये दोनों तरफ से, वर वधु के दोनों पक्षों का दिवालियापन है, बैंकरप्सी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वजह चाहे जो भी हो, रिश्ता तो निभाना है, चलेगी गाड़ी, क्योंकि वो आगे चल के फिर बुढ़ापे में ध्यान में आता है। जिनकी शादी को 20 25 30 साल हो गए, उनके इस संसार के कारण दिव्यता का उनको अनुभव होता है, ग्रेटिट्यूड अंदर, ग्रेटिट्यूड का निर्माण होता है, कृतज्ञता का भाव जागता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो विवाह विच्छेद ये सॉल्यूशन नहीं है। छोटी छोटी बातों पर भी, हमारी आजकल की बेटियां भी ऐसी हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ तो चले कि अब मैं वापस जाऊंगी ही नहीं। ठीक है ना, कुछ कुछ जिनोइन केस भी होती हैं, ठीक है, लेकिन आम तौर पर छोटी बातों पर यदि ये होता है तो फिर ये आगे चल के फिर बहुत ज्यादा तकलीफ, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भी बाद में जो मिलेगा वो अच्छा ही होगा। मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। मुझे जीवन में नौकरियां बदलाने का सबसे ज्यादा अनुभव आया। जहां भी थोड़ी तकलीफ होती थी, रेजिग्नेशन जेब में होता था। मैं, ऐसा कहा आपने, रेजिग्नेशन। तो मैं ये सोचता था कि यार कोई बढ़िया जगह मिलेगी। फिर पता चलता था कि पिछली स्कूल इससे अच्छी थी। नई स्कूल नए कॉलेज में तो ये बहुत नया टेंशन है, तो पिछला इंस्टीट्यूट इससे बढ़िया था। तो वो समझने में मुझे कम से कम 22 बार जॉब चेंज करना पड़ा, तब 23rd इंस्टीट्यूट में ध्यान में आया। फिर क्या कृपा हुई, पुण्य कर्म का उदय हुआ, ज्ञानी पुरुष की, तो फिर होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर में पहुंचा। तो ये भी ख्याल आता है कि जो होता है वो बढ़िया है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डिवोर्स के बाद, और डिवोर्स हमारा कंसेप्ट ही नहीं है ये शब्द। आपको डिवोर्स के लिए आप डिक्शनरी में शब्द ढूंढिए कोई, और उसकी व्युत्पत्ति देखिए, उसकी इटिमोलॉजी देखिए आप। हमारे यहाँ विवाह संस्कार है, अन्य संस्कृति में ये प्रावधान है, हमारे यहाँ ये प्रावधान ही नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि ये एग्रीमेंट नहीं है, तोड़ेंगे तो तब जब एग्रीमेंट हो, ये एग्रीमेंट है ही नहीं। और इसीलिए विवाह के समय अनेक रिचुअल्स किए जाते हैं, सप्तपदी, अग्नि के फेरे, बहुत ज्यादा रिचुअल्स हैं, ताकि ये बात मन में बैठ जाए कि ये कोई एग्रीमेंट नहीं है लेना लेने देने वाला, ये बहुत बड़ी चीज है। और हर हाल में, वसंत काका आपके विवाह को कितने साल हो गए, आप सुनिए, आपको आनंद आएगा। रिकॉर्ड ब्रेक है, रिकॉर्ड 40 45। नो, फिफ्टी के बाद वो पूछते हैं कि वसुंधरा का कितने कितने वर्षों का आपका दाम्पत्य जीवन रहा? 62 में शादी। हाँ, 62 देखिए, 7 से बाप रे, और 62 ईयर्स हम साथ में रहे। 62 साल तक साथ में रहे, बताइए। हमारे लाला साहब एक अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं कि मुंबई में इनके ब्रांच में ऑस्ट्रेलिया से कोई आया है मिलने के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया का था, और वो जब आया तो बैंक में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था खाने पीने की। तो बोले भाई किस चीज का सेलिब्रेशन है? तो बोले मैरिज एनिवर्सरी है। अरे वाह बोले। तो ऑस्ट्रेलियन ने पूछा तो आपकी कौन सी एनिवर्सरी है? तो बोले 12 एनिवर्सरी है, हमारे विवाह को 12 साल पूरे हो गए। तो ऑस्ट्रेलियन पूछता है, विथ वन वाइफ? सेम है। विथ सेम वाइफ 12 years? यानी ये वहां पे ये उनके लिए महा आश्चर्य है कि आप एक ही व्यक्ति के साथ, एक पत्नी के साथ 12 साल रहे। अरे भाई हिंदुस्तान है ये स्ट्रेंथ है हमारे कल्चर की। और ये विच्छिन्न जो संबंध है, ये भग्न जीवन की ओर ले जाता है। इट लीड्स टूवर्ड्स रूइंग्स, राइट, रूइंग हो जाता है। तो वैवाहिक जीवन में जब कुछ तकलीफें होती है, हाँ, तो आध्यात्मिक विकास का मौका पैदा होता है। तो जो गलत राह पर साथी गया है ना, उसके प्रति सहानुभूतिशील होने से मनोबल बढ़ता है, जीवन साथी के प्रति प्रेम करुणा प्रबल स्पंदन पैदा होते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी, वो स्पंदन, वो वाइब्रेशंस उस व्यक्ति को गलत राह से सही राह की तरफ
मोड़ती है। थोड़ी ऊंची बात है, ये गहरी बात है समझने के लिए। और एक क्षमा भाव का, करुणा का ये महत्व भी बताती है कि व्यक्ति दूसरे को सुधार नहीं सकता, लेकिन हमारा व्यवहार यदि ऐसा है तो वो अंदर से अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा, दोनों तरफ से। हाँ, अब यहाँ सदगुरु का आशीर्वाद है कि किसी परिवार में, सदगुरु से हमारा तात्पर्य है गृहस्थ, सन्यासी नहीं, क्योंकि जिसने शादी नहीं किया, संसार की समस्याओं का समाधान उसके पास नहीं है। होता तो बेचारा अकेला क्यों रहता है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि गुरुदेव विवाह में बहुत तकलीफ है, अब वो बेचारा सिंगल आदमी है, उसको पता ही नहीं कि लग्न जीवन में समस्याएं क्या है। दादा भगवान गृहस्थ थे, इसलिए संसार के उनको प्रोज कॉन्स, हर एक एंगल सब पता था। तो वहां से जो वाणी निकलती थी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती थी। तो सदगुरु का मार्गदर्शन यदि है, अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो फिर व्यवहार में परिवर्तन आता है। और ये जो दाम्पत्य जीवन है ये दिव्य होता चला जाता है। दोनों को विश्वास हो जाता है ये कि कुदरत में उनका एक दूसरे के लिए ही सृजन हुआ है, जिसको हम कहेंगे मेड फॉर ईच अदर। और आगे चलकर जब बहुत समय के बाद दोनों में से किसी न किसी को तो पहले जाना ही है, ठीक है ना, तो जब जो पीछे रह जाता है, जीवित रह जाता है, वो पत्नी हो या पति हो, तो उनको फिर इस संवेदना का बड़े गहराई से अनुभव होता है। हमारे यहाँ एक विचार ये थी, काकी, वो काकी कहती थी, पति गुजर गए उनके, कि तुम्हारे काका जी बहुत अच्छे इंसान थे, उनके सारे गुण का बखान करती थी, वो याद करती थी पल पल। एक बच्चा पूछता कि काकी जब तक वो जीवित थे तुम तो उनको बड़ा परेशान करती थी, तुम तो ऐसे ही हो और वैसे ही हो। नहीं, वो तो चलता है भाई, बेटा संसार है, लेकिन तुम्हारे काका थे ना बहुत अच्छे थे। तो एक ये दिव्यता है एक तरीके से। तो ज्ञानी पुरुष की वाणी क्या कहती है कि घर में अपना चलन नहीं रखे। चलन से तात्पर्य है डोमिनेंस। डोमिनेंस, एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, मैं बोलूं वो ही सब। अपना चलन जो रखता है फिर उसको संसार में भटकते रहना पड़ता है। आइए आइए, क्योंकि जिन सिक्कों का चलन नहीं होता है उन सिक्कों को लोग पूजा में रखते हैं। देखिए, वो जो सिक्के हैं जो चलन में नहीं है, यूज में नहीं है, वो जाते हैं पूजा में, यानी वो एक तरीके का उनको वैसा मान मिलता है, भगवान के चरणों में चले जाते हैं वो सिक्के। जो चलन में है, वो घूमते रहते हैं, फिर आज मेरे पास है कल इनके मंदिर पास। की दान पेटी में डाल दे। मंदिर के दान पेटी में डालते हैं लोग वह। क्या बात है, क्या बात है। एक एक मिनट, हाँ, मैं जरा एक, हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं अच्छी संख्या में है, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर भूल जाऊंगा। बड़ा आनंद आ रहा है। आप भी अपने तरीके से अपने विचार रखिए, मुझे आनंद होगा। यदि किसी को कोई बात याद आ रही है, शेयर करना चाहते हैं, तो आपके तरफ से कुछ आने दीजिए। यस, एनीथिंग टू ऐड, या कहीं मैंने गलती की हो तो आप मुझे भी कह सकते हैं कि सर आपने ये गलत कह दिया। नहीं सर। हाँ बोलिए सर, स्वागत है, बोलिए बोलिए। नहीं सर, परफेक्ट। ठीक है ना भाई, कोई भूल तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन आगे विषय अच्छा है, बहुत ज्यादा आप जुड़े हैं, सबको लाभ होना चाहिए। तो वाइफ के साथ फ्रेंड जैसा व्यवहार हो, वो आपकी फ्रेंड, आप उसके फ्रेंड। मित्रों के साथ आदमी का व्यवहार कैसे होता है, तो जैसा मित्र के साथ रिश्ता है वैसा ही रिश्ता होना चाहिए। तो बाहर सॉफ्ट कॉर्नर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे जब उनकी समस्याएं मम्मी को, पापा को, टीचर्स को नहीं बताते हैं तो वो दोस्तों को बताते हैं। यदि वो दोस्त, वो फील, वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो जगह उनको मिल जाए, तो फिर वो घर में भी शेयर करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा व्यवहार दादाजी कहते हैं जीवन साथी का एक दूसरे के साथ होना चाहिए। अब देखिए दाम्पत्य में दिव्यता किस प्रकार आती है।
शुरू शुरू में लड़ाइयाँ होती हैं, वो नेचुरल है, वो एक पड़ाव है, वो घाट का रास्ता है। शादी के बाद जो सफर शुरू होता है ना, तो घाट प्रारंभ हो जाते हैं। वहां से गाड़ी निकल गई, आगे फिर बिल्कुल प्लेन रास्ता है, ड्राइविंग में कोई तकलीफ ही नहीं। ये जो है ऊब, भय, ईर्ष्या, हताशा, जीद, इस हर साथी में होता है। फिर 30 साल के बाद का वैवाहिक जीवन इससे बिल्कुल अलग हो जाता है। तब तक एक दूसरे का अंतःकरण से पूरा परिचय हो जाता है, एक दूसरे की पसंद मालूम पड़ जाती है। ठीक है ना? अब एक फिर दिव्यता आती है जीवन में, और फिर वो एक दूसरे का स्वीकार करने लगते हैं। एक बड़ी मजेदार बात है कि बोले पत्नियां बार बार टोक टोक के अपने पतियों को बदल देती है, और फिर ऊपर से कहती है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है? तो ऐसा करने के बजाय कि एक दूसरे का स्वीकार करते रहे, द सेम अबाउट हस्बैंड ऑल्सो। हाँ, तो एक समय ऐसा आता है कि वो एक दूसरे का स्वीकार करते हैं, फिर स्वास्थ्य, धन दौलत, पारिवारिक संबंधों से जुड़ी हुई हर जरूरत, फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बड़े विश्वास से फिर वो आगे बढ़ते हैं, और वो यात्रा बड़ी बड़ी प्रसन्न यात्रा, आनंदमय यात्रा हो जाती है। और जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आती जाती है, फिर उस समय सामने वाले व्यक्ति के सारे सद्गुण दिखाई देते हैं। और इसके कारण कॉन्सिक्वेंटली ये जो कॉन्जुगल लाइफ है, ये फिर बहुत बढ़िया स्नेहयुक्त होने होने लगता है। तो ये आसक्ति से शुरू होता है, लेकिन फिर वो अंत में प्रेम, संवेदना और परस्पर आश्रय में इसका परिणमन हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ मिलता है परिवार के बच्चों को, क्योंकि छाया मिल जाती है ना, स्नेह की छाया। फॉर्चुनेट आर दोज हु हैव ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर होम्स, because all the lessons of moral values, they come from grandparents। और दादा और नवासा, ये रिश्ता भी बड़ा अद्भुत है, क्योंकि बीच की जो पीढ़ी है वो तो बेचारी काम के चक्कर में बिजी है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो सुबह जाते हैं तो बच्चे सोए रहते हैं, और रात को घर आते हैं तो बच्चे सोए रहते हैं। तो फिर अब संस्कार डालने की जो जिम्मेदारी है, या तो वो स्कूल पर करी जाती है, या घर में बुजुर्ग हैं तो वो संभाल लेते हैं। ठीक है? तो सुखी और समझदार दाम्पत्य संबंध अपने बेटा बेटी, पुत्र वधू, जमाई, इनके लिए बहुत बड़ा आसरा होता है। इनको भी जब कोई समस्या आती है तो फिर वो अपने बुजुर्गों को कंसल्ट करते हैं। अब देखिए, नया संसार शुरू हुआ। ठीक है? हर चीज के लिए ये नए दंपत्ति, न्यूली मैरिड कपल डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। यदि बच्चा इनको हुआ है, घर में बुजुर्ग है, तो उसको पता होता है कि बच्चे के जब दांत आते हैं तो उसको दस्त लगते हैं। ये उसके लिए भी अरे रे रे, ऐसा हो गया, बहुत सीरियस बात है, डॉक्टर के पास चलिए। आधे से ज्यादा समस्याएं जो है संसार जीवन की, वो बुजुर्ग संभाल लेते हैं। उनके पास दादी माँ के, नानी माँ के नुस्खे होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से वो कई ऐसे छोटी मोटी व्याधियों का निवारण कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो ज्ञान के कोठार है। बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं किए होते उन्होंने, बहुत कुछ सीखा होता है। तो उनके वो जो अनुभव है, वो घर में जो यंग है, बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा काम में आते। तो आप देखना, जो बैलेंस्ड पर्सन है यंग एज में, ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने बच्चों से बात करता था तो मैं उनको कह देता था कि तुम्हारे यहाँ दादा दादी है। मगर आपको कैसे मालूम है? पता चलता है, तुम जैसे बोलते हो, जैसे शेयर करते हो, सब बिहेवियर से पता लगता है। बिहेवियर से, संस्कार से, वाणी से, क्योंकि कुछ कुछ चीजें वहीं से आती हैं। और ये भी पता चल जाता है कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारी अच्छी देखरेख करने वाला शायद ना हो कोई, घर पे मेड आती है। ठीक है ना? तो ये समझ, विवेक, बुद्धि, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए दादा दादी, माता पिता, ये जॉइंट फैमिली से आती है। अब जहाँ कुछ है नहीं तो उसके लिए फिर क्या क्या रास्ता है? तो फिर ये जिम्मेदारी है, हमारे अभिभावक लोग स्कूल पे डाल देते हैं कि आप ध्यान रखिए, और मम्मी पर फिर ज्यादा, मम्मी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है?
शिवाजी जो थे, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको उनकी मम्मी कहानियां सुनाती थी पहले में, रामायण महाभारत की। देखिए यहाँ ऐसे इस तरह से लाभ मिलता है दादा दादी का। वी आर मेड फॉर ईच अदर, देख लिया हमने। प्रारंभ जीवन में पत्नी को सुरक्षा चाहिए और पति को विकट परिस्थिति में सुरक्षा मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कुछ चीजें बहुत बढ़िया है। जब लिरिसिस्ट विद्वान हुआ करते थे, संस्कारी होते थे, तो वैसे ही गाने वो लिखते थे। शुक्ला साहब, आपको ये गीत याद होगा, हाँ? कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। ये कितने, देखिए उम्मीद, देखिए आप, उसका अंतरा भी बड़ा प्यारा है। टूटी है कश्ती, उनकी कश्ती, फाइनेंशियल हालत उनकी बहुत खराब होती है, हीरो हीरोइन की। तो वो कहता है कि टूटी है कश्ती, तेज है धारा, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा, क्योंकि तुम साथ में हो। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। और अवश्य रोशनी मिलेगी, एक दूसरे को संभालना है। अब एक बहुत बढ़िया मेटाफर है हमारे सामने, प्रणाम करते हुए, ठीक है ना? महादेव शिव शंकर भोलेनाथ। अब ये गौर से देखिए आप, पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट हो जाइए, आपकी बारी आ रही है। थोड़ी चर्चा कीजिए हमारे साथ। फोटो में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? यस, हेलो। ये फोटो में कौन कौन है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलो भरत भाई। भरत भरत बोल रहा हूँ। हाँ जी। फोटो में शिव, पार्वती, गणेश और नंदी, कार्तिकेय, सिंह वगैरह दिखाई देते हैं। यानी पूरा परिवार है, कह सकते हैं ना हम लोग। पूरा परिवार, पूरा। गले में सांप भी है। राइट। देखिए शिव जी का वाहन क्या है भाई? नंदी। नंदी। शिव जी का वाहन नंदी है। माता पार्वती का? मोर। नहीं, माता पार्वती का मोर नहीं है, सिंह। सिंह। सिंह है। सॉरी, शेर। सिंह 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 शेर। सॉरी। पार्वती माता का वाहन सिंह है। अब सिंह सिंह सिंह। और नंदी का रिश्ता कैसा होता है? फ्रेंडली होता है? नहीं जी। सर्कस में देखा है आपने नंदी और सिंह एक साथ डांस कर रहे हैं? ऐसा नहीं दिखाई देगा, नहीं। अलग अलग है। अब देखिए शिव जी के गले में क्या है? सांप। नाग है, कोबरा है। सांप। नाग। नाग। और नाग और मोर का रिश्ता कैसा होता है? दुश्मन है, शत्रु है, दुश्मन है। पैदाइशी, स्वाभाविक। घर में आप मोर पंख लगा दीजिए बहुत सारे, सांप इंटर भी नहीं करेगा, उसको लगेगा मोर है। जहां अक्सर सांप निकलते हैं ना, मोर पंख लगा दीजिए 8-10, तो सांप अंदर नहीं आएगा। इतनी ज्यादा दुश्मनी है। अब इसके अलावा गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक, चूहा है ना। हाँ। चूहे का और नाग का क्या रिश्ता है? वो भी दुश्मन है। तो आप हाँ। देखिए एक ही परिवार में, और ये सब साथ में रहते हैं, तो परिवार का मुखिया शिव है। यहाँ पे आप रूपक मान के चलिए, सबकी वृत्तियां अलग अलग है, सबके स्वभाव अलग है, सबके वाहन अलग अलग है, लेकिन जो सबको बांधे रखता है, सबको एक धागे में पिरो के रखता है, एक छत के नीचे एक साथ बैठते हैं, वो भी बगैर लड़ाई करे। ये सांप अभी चूहे को नहीं खा रहा है, सिंह नंदी के पीछे नहीं जा रहा है, शांति से बैठे हैं। तो ऐसा परिवार का मुखिया है, वो है भोलेनाथ, वो है शंकर, वही है शिव। तो परिवार में इस तरीके से सबको संभालना है। समय समाप्ति की घोषणा हो रही है, बज चुके हैं 10:30, ठीक है? आपकी तरफ से आप कुछ फरमाइए। और यहाँ पे थोड़ा सा हम हंसने का अवसर ले लेते हैं। न्यूटन्स लेटेस्ट लॉ क्या है कि फॉर एवरी इडियट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट इडियट, दे आर सिंपली कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस तरीके से लाइट लेना है यदि परेशानी है तो। अब यहाँ पर एक मैडम है, गुजराती में क्या कह रही है वो देखो। और मैडम कहती है, इंस्पेक्टर साहेब, છેલ્લા 20 વર્ષથી આ માણસ મારું લોહી પીવે છે। और हस्बैंड देखो कैसा बैठा है बेचारा।
तो ये चीजें हैं, बड़ी मजेदार है ये। अब एक रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा लिखा था कि आलसी पत्नियां हमारी अन्नदाता है। वो पत्नी ने पढ़ा तो देखिए उनके एक्सप्रेशन कैसे आए। बात तो सही है। तो ये हल्का फुल्का कटाक्ष है ये, हाँ? आपको मुस्कुराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने तरफ से अपनी बात रखिए, और फिर मैं आमंत्रित करता हूं हमारे लाला साहब के गोल्डन कंक्लूडिंग कमेंट्स। और हमारे साथ नालंदा यूनिवर्सिटी के डीन साहब भी बैठे हैं, हार्दिक स्वागत, मैं इनको सादर प्रणाम करता हूं। ठीक है। ऑफलाइन भी हमारे यहाँ गणमान्य डिग्निटरीज हैं, ये भी बैठे हैं, और इनको भी यदि कुछ शेयर करना है तो यहाँ आके अपनी बात रख सकते हैं। आप बताइए, आपको यदि कुछ ऐड करना है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। लाला साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। यस, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आज हमारे साथ भरत भाई, कोकिला वाला, आशिका पटेल मैम, चार्मी, दीप्ति जी, GSYB, रीटा कौर मैडम, हिना चावड़ा, हेमंत शर्मा जी, अच्छा हेमंत शर्मा जी भी जुड़े हैं। प्रिंसिपल साहब स्वागत। काजल बगासिया मैडम, किरण राठौड़, कल्पेश शाह और महेश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाला साहब पधारिए, और आपके कमेंट से हमें आप Conclusion, will यस conclude. कंक्लूजन। It was a wonderful session, Chandrakant ji, बैठिए। हाँ, हम्म, so many points are cleared. और भी चालू करो थोड़ी बार offline भी वीडियो। people having decades of marital experience have assembled in the class. And so thank you very much, everyone. The certain points I also noted from the lecture, what I learned. Say, it started with nuclear family. तो न्यूक्लियर फैमिली जो कॉन्सेप्ट है जरूरत है 20-25 साल से, बिल्कुल दुख भी न्यूक्लियर हो गए हैं। ठीक है ना, एक सिंगल परिवार में सिंगल दुख, आपका दुख कोई बांटने वाला, इसके साथ बांटने वाला कोई है ही नहीं आपके पास। किसी को बात करना है तो न्यूक्लियर फैमिली की वजह से न्यूक्लियर दुख है, और वो डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण हो रहा है। फिर ये हमारे लिए आइडियल क्या है फॉर इंडियन आर्य जीवन में, तो रामायण इज द आइडियल। हाँ, हमारे सामने रखा गया है कैस फैमिली लाइफ हो तो कैसा हो, और कॉन्ट्रास्ट में भी दिया गया है कई किस्से महाभारत में कि ऐसा न हो, लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छा चंद्रकांत जी ने समझाया कि भाई जिस परिवार में स्त्री सुखी नहीं है वो परिवार सुखी नहीं हो सकता। राइट, जो पहले से ही हमारे आर्य संस्कार में नियम है। मनुस्मृति में कहा है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। राइट, और कई दैवी कृपा की वजह से ही परिवार की आजीविका और सब कुछ चलता होता है, जो इनविजिबल होने के कारण हमें पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जब स्त्री दुखी होती है तो देवी देवताओं का आशीर्वाद भी चला जाता है। एंड इन दिस बुक सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक लिविंग, द स्टोर्ड हर्ट, जो भी यहाँ बात हुई कि भाई स्टोर करके रखते हैं बहनें, जिनकी तो पूरी डेवलपमेंट है, तो दोनों का विकास होता रहता है। जैसे वो लिखा ना लास्ट में, दो इडियट इकट्ठे होते हैं, मैरिज मीन्स when they when they assemble they are idiots। ठीक है ना, तो इडियोक्रेसी होगी, तो धीरे धीरे उसमें से बाहर बाहर निकलते हैं। तो इफ यू स्टोर, जो स्टोर करके स्टोरिंग जिसकी हैबिट है, वो असर कहते हैं सेक्रेट होलिस्टिक लिविंग में, तो धीरे धीरे आप जितना स्टोर करते रहोगे कि इसने मुझे ये किया, इसने मुझे ये किया, इसने, तो पूरी जिंदगी वो इकट्ठा होने की वजह से, जैसे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है तो एक टाइम आता है कि अटैक आ जाता है। तो सिमिलरली ये जो स्टोर्ड हर्ट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आता है। तो ये है, मतलब मेमोरी पर लोड आ गया ना, नर्वस सिस्टम वीक हो जाती है। यार अबाउट पे 50-55 के बाद आप देखो तो ऐसे लोग जो बहुत स्टोर करके रखते हैं, तो उनकी नर्वस सिस्टम रिलेटेड वीकनेसेस कम, तो उसका जो क्लिनसिंग है वो आदमी को माफी देकर, याद याद कर कर इतने स्टोर
हर्ट को क्लीन करने से होती है। तो दूसरे सेशन में भी बात हुई है। देन अलाउइंग द हस्बैंड टू एलोकेट टाइम, कि हस्बैंड पर केवल फैमिली जवाबदारी नहीं है, उसके अगर वाइफ भी वर्किंग है तो उसके पास और अर्निंग के लिए जवाबदारी, तो उसको अपना टाइम एलोकेट करना पड़ता है रिलेशंस के लिए, फोन के लिए। तो उसमें कोई शंका कुशंका का स्थान नहीं हो, तभी ये अच्छी तरह से परिवार चलता है। दैट वी हैव लर्न। और आपने की कलील जिब्रान का पोएम पढ़ा है मैरिज, तो ही हैज गिवन गुड एडवाइस। चंद्रकांत जी फोन लाइए ना जरा, फोन दे, बस कुछ पंक्तियां उसमें ऐसे मैंने नोट डाउन की है विच आर वेरी यूजफुल टू अस। अंग्रेजी में मगर यूजफुल। लव वन अनदर, फ्यू फ्यू सेंटेंस ओनली, बट मेक नॉट ए बॉन्ड ऑफ लव। ये बॉन्डेड लेबर जैसा नहीं है, राइट? Let it rather be a moving sea between the shores of your soul. Souls are different, souls are unique. Maybe marriage, but it is an arrangement. राधा भगवान कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट? So that is a thing to remember. It helps us a lot. He says, and then he is advising us to keep a distance because there are unique souls. That means there is a unique ahankar. Ego is unique. Yes. So Dada Bhagwan says, no two ego can merge. Merging of ego is impossible. And that is the reason that excess attachment creates clashes. So excess attachment क्या? You try to merge egos which are okay, not possible to merge. Merging है नहीं, individual identity है, maybe husband wife. So that is how here also he has realized. He says, fill each other's cup, but drink not from same cup. इतना आसक्ति मत रखो। मैंने देखे कि एक थाली में खाते थे हस्बैंड वाइफ। मैं हैदराबाद में था तो डाइवर्स हो गया। तुम एक थाली में खाते थे तो डाइवर्स कैसे हो गया, राइट? तो टू मच ऑफ नियरनेस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिपल्सन। ठीक है ना, जैसे मैग्नेट में होता है ना। सो दैट इज व्हाट ही एडवाइजेस एंड यू कैन ऑब्जर्व इन योर ओन लाइफ। So give one another of your bread, but eat not from the same loaf. We try to tell the same thing. Okay. Sing and dance together and be joyous, but let each one of your be alone. Your source of entertainment can also be because they are unique. That to let the other party have his own source of entertainment. Don't insist like that, right? Then he says, even as the strings of the lute are alone, though they quiver with the same music. Right? The string जो है, अगर उसको बाजू में एकदम बाजू में लाओ तो the music नहीं होगा, right? Musical instrument में. Give your hearts, but not into each other's keeping. Like a play. Okay. For only the hand of life can contain your hearts. And stand together, yet not too near together. देखिए, आप जब से नहीं कहना चाहिए, बट जब से डबल बेड का आया चलन, तब से झगड़े डाइवोर्स सब बढ़ गए। एक्चुअली कम होना चाहिए, बट ही सेज फिजिकल ऑल्सो, राइट? Because naturally it will result into repulsion, right? But see, long back, the poet, again American poet, he was Lebanese, but lived in America. But still he writes. This is the reality. You can just observe around this. Okay. For only the hand. Then, for the pillars of the temple stand apart. मंदिर के पिलर्स जैसे तभी ब्यूटी है, तभी बिल्डिंग का वो है। दोनों पिलर आप बाजू बाजू में रखोगे तो बिल्कुल साहब है ना, सिविल इंजीनियर, डिस्टेंस होना चाहिए। तो लाइक ही एडवोकेट्स कि भाई डिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज द अटैचमेंट इज। So within 24 hours, you have to provide solitude hours also.
And lastly, he says, and the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow. Okay, shadow के एक ट्री के झाड़ पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ नहीं बढ़ सकता है. Like that, learn to give, okay, independence and personal space. So this is how, very good. And right and wrong, the another issue he has explained. Even nothing is right that way. For right and wrong, right, there should not be a clash. Right and wrong stands outside. Who is right? Congress is good and BJP is not good. देखो मैं अब हमारे घर का किस्सा सुनाता हूँ, कोई बात नहीं. जब इलेक्शन था 77 में शायद, इंदिरा गांधी और पीलू मोदी पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में. तब मैंने थोड़ा ये सब पढ़ा था, तो हम वोटिंग के लिए गए. हमारे पिताजी आए हुए थे. तो हम तो वोटिंग में टाइम लगता है ना, 1 घंटा तो 1.5 घंटा लग जाता है. तो हम दोनों वोटिंग के लिए गए. पिताजी का वोटिंग वो गांव में नहीं था. हम वोटिंग देके आए तो पूछा उन्होंने, आपने किसको वोट दिया? तो लक्ष्मीबेन कहती है कि मैंने इंदिरा गांधी को दिया. और मैंने कहा कि मैंने पीलू मोदी को दिया. और दोनों, तो उन्होंने कहा कि आपने एक दूसरे को पूछ लिया होता तो 1.5 घंटा तुम्हारा बर्बाद नहीं होता. क्लियर किया. तो एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो यहाँ पर ही आपका इलेक्शन घर में ही हो जाता. तो यू हैव कैंसल्ड ईच अदर्स वोट बाय स्पेंडिंग 1.5 आवर्स. तो मैंने कहा पिताजी अभी मॉडर्न जमाने में ऐसे नहीं पूछते हैं हस्बैंड वाइफ को कि तुम किसे वोट देने वाले, इसलिए इंडिपेंडेंस. तो लाइक दैट इंडिपेंडेंस इस तो ये देखना है. और इसकी वजह से झगड़ना है. अगर दो पॉलिटिकल पार्टी है तो कौन से कॉइन गलत है, यू शुड नॉट, दैट आइडिया शुड नॉट स्पॉइल योर ओन फैमिली लाइफ, राइट? दैट इज व्हाट. सो दादा ऑल्सो सेज, एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी. हमने हमारा अभी कल 1-2 दिन का प्रोग्राम खत्म हुआ. तभी पेरेंटिंग की जवाबदारी पेरेंट को मालूम नहीं, क्योंकि दे डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ पेरेंट. पहला लड़का होता है, पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस कैसे होगा? फर्स्ट टाइम है ना. So if grandparents are there, they have raised 3-4 children, right? So they have parenting experience. Now you have to spend thousands of rupees for small things like दादी माँ के नुस्खे, देखे ना. तो ये सब चीजें बहुत वैल्यूएबल है. फाइनेंशियली ऑल्सो our Indian family system was very good in giving you financial freedom and reducing the financial burdens, unnecessary medications, right? All these things are issues which can be helpful. Thank you very much, Mr. Gandhi, and thank you all of you for attending this. Maybe our like people are like Abhimanyu, they are unmarried, but still they will enjoy, because the time we have wasted in our life, we will not waste it. So that was the intention. Thank you very much. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. टाइम इज योर ओनली इन्वेस्टमेंट. अगले सत्र में मिलेंगे संस्कार सिंचन पेरेंटिंग सेशन के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद. जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद सर. जय सच्चिदानंद. बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ, 22 जून को पधारिए दोबारा. रीटा ठक्कर मैडम लेंगी अमेरिका से लाइव. हाँ, नाउ शी इज इन यूएसए. शी विल टेक सेशन फ्रॉम देयर. थैंक यू वेरी मच. जय सच्चिदानंद. ओके सर. धन्यवाद.